अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम बहुत से लोगों को नहीं मिल रहे। वो कहते हैं हमने सब्सक्राइब भी किया हो चैनल, ज़रा डबल चेक कर लें। और क्योंकि प्रोग्राम तो उसी तरह चल रहे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि आप फेसबुक पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप, और यूट्यूब पे भी। दोनों जगह पे इस वक्त हमारी नशरियात चल रही हैं। अच्छा, कल मुझे एक वीडियो किसी ने भेजी, और उसने जो वीडियो भेजी मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की वीडियो थी, और एक खूबसूरत लड़की के साथ वो डांस कर रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है या गलत है, मैंने बड़ी गौर से काफ़ी दफ़ा उस वीडियो को देखा, तो फिर मुझे पता चला कि हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, वर्दी के बगैर थे। ज़ाहिर वर्दी पहन के तो डांस नहीं होना ना। तो क्योंकि अक्सर हम ज़्यादा तो उनको वर्दी में देखते हैं, बगैर वर्दी के वो जो दूसरे लिबास में थे। तो बड़ी खूबसूरत सी लड़की उनके साथ डांस कर रही थी। इस तरह की अगर कोई वीडियो आपके पास मौजूद हो तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि इस पर बातचीत करें। एक बड़े ही मशहूर हमारे वहाँ पाकिस्तान के जो मीडिया के बंदे हैं उन्होंने ये वीडियो अपलोड की हुई थी। और मैंने अपने कई प्रोग्रामों में आपको ये बताया कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या और चंद लोग हैं, उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब हैं और हमारे जज हज़रात हैं, ये इसी तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं। इनकी वीडियो कभी कभी मंजर आम पर आ जाती है, क्योंकि जहाँ पे ये लोग अपनी ये पार्टी वगैरह रखते हैं वहाँ पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल होगी किसी को वीडियो वगैरह बनाने की, क्योंकि इनको ये भी होता है कि जो चीज़ हम पीछे कर रहे हैं वो सामने ना आए। अब ये आपको समझने में मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जब भी किसी इदारे को तबाह करना हो, किसी गवर्नमेंट को तबाह करना हो, किसी सल्तनत को तबाह करना हो, कुछ भी करना हो, ये आज की मैं बात नहीं कर रहा, पुराना भी दौर आप खोल के देख लें तो औरत को इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर हमारे जो मुसलमान हैं वो आपके इल्म में है कि औरतों के चक्कर में आके कई अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं। जो यूरोपियन है इनके मतलब मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि यहाँ पे इन लोगों में आम ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जो एशियन खास कर रहे हैं या दूसरे भी मुसलमान हैं, जब वो खूबसूरत लड़कियाँ देखते हैं, औरतें देखते हैं, तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर ये कमज़ोरी जो पाई जाती है इसका सबको इल्म है, और वो फिर इसी तरह अपना फ़ायदा उठाते हैं। मैंने कई प्रोग्रामों में आपको बताया कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी और उनके अमले की वीडियोस भी बनी हुई है। उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि 4 ख़वातीन की ये ड्यूटी थी, और उनका यही काम था कि इनको काबू करने के लिए यही एक तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमीशन जिस तरह नून लीग कहती है उसी तरह वो करते हैं। अगर कोई चंद एक जज हज़रात बचे हुए हैं तो वो जब ठीक बात करते हैं तो उनके लिए इन्होंने कोई दूसरा नुस्खा रखा हुआ है, और वो फिर उसके ज़रिए इनको ब्लैकमेल करते हैं या अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। आपको इल्म है कि इस पे बड़ी आज तक भी बहस हो रही है कि एकदम ये गवर्नमेंट गई कैसे है। तो उसका जो असल चक्कर है वो यही है। अब ये किसी मुल्क ने चक्कर चला के इनको काबू किया हुआ है या मरियम ने काबू किया हुआ है, ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा। ऐसा ऐसा ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और फिर आपने देखा कि मुल्क की जो हालत हो रही है और सारी दुनिया शोर मचा रही है पाकिस्तानी मीडिया पे भी, वैसे भी, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہماری عزت وائی جائے، ملک کی عزت کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ ملک کی عزت کا کیا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا جس طرح غریب آدمی وہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، ان کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ ناظرین، سب سے بڑا یہ مسئلہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ ان لوگوں سے نجات کیسے ملے گی، اور اس پہ کام تو عمران خان کر رہا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ کافی قربانی دینی پڑے گی، ورنہ یہ لوگ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ سوری۔ اور آپ کو اسی طرح یہ غربت افلاس میں ایسے پیسیں گے کہ آپ کی چیخیں نکال دیں گے، آپ اس غربت افلاس میں باہر نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتے۔ بجلی کے بل ہیں وہ لے کے لوگ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، واپٹا کے دفتر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے مگر ایک وقت ہوتا ہے، صبر کرتے کرتے پھر لوگ کہتے ہیں چلو اب دیکھتے ہیں اب ہوگا کیا، اب کس طرح یہ ان سے نجات ملے گی۔ وہاں پہ پھر وہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری جان چلی جائے گی، وہ کہتے ہیں پہلے مرے ہوئے ہیں اور مر جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ اور ہمارے جو صاف ستھرے لوگ ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ میں نے ایک دن چیک کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں کوئی ایسا طریقہ اپنایا کہ میں دیکھوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری جو نسل نوجوان ہیں اور بوڑھے ہیں یا دوسرے ہیں، کافی حد تک ان کی حالت خراب ہو چکی ہے، اور وہ بجائے اپنے اندر شعور پیدا کرنے کے فوری طور پہ فیصلے کرتے ہیں ایسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں یہ چیزیں آپ کو بتا نہیں سکتا اب یہاں پہ۔ ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے غلط نام سے انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، غلط نام کے ساتھ وہ چلتے ہیں، اور پھر وہاں پہ غیر اخلاقی حرکتیں فوری طور پر شروع کر دیتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے غیر اخلاقی حرکات میں سب سے میرا جتنی جلدی ان پہ اثر ہوتا ہے، اگر یہ چھائی کی طرف اگر یہ سوچے کہ اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی اس غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو بڑے لوگ ہیں، آپ کے علم میں ہوگا جمشید دستی نے بھی اس پہ سے ایک دفعہ پردہ اٹھایا تھا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، پھر اس کی زندگی جو جہنم بنا دی گئی تھی، دوبارہ پارلیمنٹ میں گھسنے نہیں دیا۔ تو یہ جو مافیا ہے ان کا طریقہ واردات جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ان کے قابل نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پولیس اسٹیشن میں بھی اگر کوئی بندہ ایک کہہ دینا میں رشوت نہیں لینی تو اس کو ریگستان میں ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح یہ جس طرح وہ بھی ریگستان میں چلا گیا، دوبارہ پارلیمنٹ میں پہنچ نہیں سکا، لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ اور ان کے پارلیمنٹ میں کوئی غریب آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا، ان کی نسل ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہے، وہی پہنچ سکتی۔ اور اب جو یہ نیا طریقہ آپ نے دیکھا، یہ لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، وہاں پہ موقع ہمارے لوگ خود دیتے ہیں۔ جہاں پہ یہ ڈانس کی پارٹی چل رہی ہے کسی کلب میں، مجھے نہیں علم کس نے اس کا بندوبست کیا ہوگا، ظاہر ہے جب جنرل صاحب وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں اس کے بعد کیا مجھے تو نہیں علم، مگر میرا خیال وہاں تک بات نہیں رکی ہوگی، ایک سوچنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے بندے کی بھی ویڈیوز انہوں نے بنوا لی ہو جس کی وجہ سے سب کچھ دیکھتے ہوئے سب خاموش ہے، اور کسی کے وہ جس طرح کہتے ہیں کسی کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ نہ جی، یہ حالات پاکستان کے ہیں، پورے ملک کی قوم کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے، سلامتی کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو بھی ممالک ہیں، ان کو ہم خوش ہونے کا خود موقع دیتے ہیں۔ ہم چاہتے نہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عیاشی کا بندوبست مکمل ہونا چاہیے، اور ہم اسی طرح عیاشی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ
आज के दौर में, इमरान खान के दौर में भी आपने देखा होगा, फवाद चौधरी है, शेख रशीद है, दूसरे तीसरे है, उन तक भी वो लड़कियां पहुंची थी, असम्बली तक पहुंच गई बगैर पूछे। तो ये चीज़ें जो है बर्बादी की तरफ लेके जाती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे दूध के धुले हुए, इनमें भी ये मसाइल है, आपके इल्म में है कि कौन सी लड़कियां वहां पे पहुंच जाती थी और वो फिर जब तस्वीरें चलती थी तो इनके पास जवाब नहीं होता था। गैर अखलाकी वहाँ भी हरकत होती थी। जब किसी की वीडियो सामने आ जाती थी फिर वो सफाई पेश। हमारे जो गवर्नर हैं सिंध के, ज़ुबैर साहब, आज भी उनकी तस्वीरें नंगी चल रही है सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं ये मेरी तस्वीरें नहीं है, शक्ल उनकी है, तस्वीरें उनकी नहीं है। बस यही चीज़ें हैं ना। तो ये मुख्तसर मैंने अभी आपको बताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है गपशप। आज मौजू ये है कि बहुत सी बच्चियां जिनकी शादी होती है, बाद में घरों में मसाइल पैदा हो जाते हैं, तलाक, खुला, खर्चा नहीं देना, मार पीट, ये सब हो रहा है हमारे माशरे में। आज एक मोहतरमा हमारे साथ हैं, इसी पर बातचीत करेंगी और उनसे पूछेंगे कि ये हालात क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी, क्या कहेंगी आप? जी, आज का जो मौजू है हमारा वो यही है, जैसे आपने भी तारफ करवाया है जी। कि हमारे माशरे में औरत को हकूक तो बहुत मिले हैं, ज़बानी बहुत हकूक हैं, लेकिन नफाज जो है उसका है ना, वो अदालतें नहीं कर सकी, ना उसको कोई मतलब है मिला है, कोई इंसाफ मिलता है सस्ता, और ना जल्दी कोई दे सकता है। तो अगर कोई अदालत की तरफ औरत रुजू भी करती है तो वो इतने उसको फेरे लगवाए जाते हैं, इतना उसका टाइम जाया किया जाता है, पैसा लिया जाता है और बनता कुछ भी नहीं है। तो वो बेचारी फिर परेशान होकर बैठ जाती हैं कि क्या करना है जाके भी, उधर क्या कोई सुनवाई हमारी होनी है। तो इतनी परेशान हाली है ना, खास तौर पे उन औरतों के लिए जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं। अक्सर कुछ महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, फिर ये नशे के जो आजकल के नौजवान हैं ना, वो नशे के चक्कर में है कि अक्सर सुनने में ये आता है कि जी मेरा मियाँ नशा करता है और घर में खर्चा नहीं देता, काम सही नहीं करता, या कोई दूसरा वो वट्टे सट्टे वाला इधर बड़ा चक्कर है कि आमो सामना रिश्ता वो किया जाता है, और उसमें एक जोड़ा अगर सही बस रहा है ना, वो अपना घर चला रहा है, तो दूसरे की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो तलाक का बायस बन जाता है जी। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं इस ज़वाजी तौर पे जो लोगों में आ रहे हैं। तो इसके लिए अदालतें तो कुछ नहीं करती, मकामी तौर पे जो पंचायत होती है ना, वो कोई फैसला करती है, लेकिन उसमें भी फिर आ जाता है कि जी फलान बंदा जो है उसके पीछे ठीक आदमी है तो उसकी सुनवाई होगी, जो बेचारा गरीब है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है तो वो उसी तरह फिर उसके साथ उसे उधर से भी इंसाफ नहीं मिलता। मैं एक वाकया आपको सुनाने लगी हूँ कि पिछले दिन कोई हफ्ता को हो गया, मैं ना गई हॉस्पिटल में, ये बच्ची थी छोटी मेरी भी पोती, तो उसको दिखाने के लिए लेके गई। तो एक औरत मेरे पास बैठी थी, वो इतनी उसकी बच्ची को 2 माह की थी, इतना ज्यादा वो रो रही थी ना बच्ची। तो मैंने उससे पूछा क्या मसला है, तो वो मुझे बताने लगे जी मसला क्या है कि 1.5-2 माह की बच्ची है, और आज मैं पहले दिन बड़ा लड़ भिड़ के अपने सामने से दवाई वो इसको ना दवाई नहीं लेके दे रहा और इसके पेट में कोई मसला है। मैं क्यों? फिर उसने पूरी कहानी मुझे सुनाई, कहती है कि मेरी तलाक हो गई थी, 3 मेरे पहले बच्चे हैं। तो ना तलाक ना उसने बोला सच, वो तो एक और है, उसने कहा कि मेरा खामद फौत हो गया। तो फिर मैं मेके चली आई, ददियाल वालों ने, जो बच्चों के ददियाल थे मेरे ससुराल, उन्होंने मेरे साथ कोई ना पावन ना किया, तो मैं इधर आ गया अपने घर में मेके में। तो यहाँ भी बाप नहीं था और 2 भाई थे, उन्होंने कफालत ना की। तो मेरी खाला मेरे बच्चों को लेगी, और माँ से मैं कहती भी रही कि मैं कोई काम काज करके तो बच्चों को पालूंगी, मेरा निकाह आगे ना करे, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बैठने की, तो तुम ना शादी कर लो। तो उन्होंने मेरे से जो शादी की है जिस शख्स से, वो एक मौलवी है बड़ा, वो नमाजी परेजी और माँ मस्जिद है।
اچھا जिससे मेरी शादी की। मैंने वो देखा भी, बड़ा मराब उसकी माथे पे पड़ा हुआ और बड़ा मतलब देखने में बड़ा ऐसे बड़ा मजहबी किस्म का बंदा। तो कहने लगी जी ये जो मियाँ गए हैं ना ये मेरे हैं। अच्छा शख्स गया मेरे मियाँ हैं, तो ये इनके साथ मेरी अब शादी हुई है और मेरे बच्चे 3 जो हैं वो मेरी खाला लेगी है, वो ठीक हालात में है, तो उसने कहा मैं इनकी कफालत करूंगी। मैं कही इसने इसकी शादी पहले थी? कहती है हाँ इसके ना 4 बच्चे हैं, दो की शादी हो चुकी है और जो सबसे छोटी बेटी है वो भी 13 साल की है। तो बड़ा बेटा जो है वो भी 16-17 साल का है। तो 2 बच्चों की इसकी शादी हो चुकी है। तो मैं कही इसकी बीवी का क्या बना कि जी बीवी पागल हो गई है, कोई मसला उसको बना, वो पागल हो गई तो वो चारपाई पे है, तो इसने आगे से शादी कर ली और उसका दिल नहीं था कि मेरे यहाँ कोई बच्चा हो। तो 2 साल हो गया मुझे इसके साथ शादी की हुए। वो बच्चों को भी संभालना पड़ता है, उनके भी सारे घर की जो जिम्मेदारी है और खास तौर पे उसकी बीवी के पेशाब तक मुझे धोना पड़ता है। ठीक है, और मुझे किसी तरह का कोई खर्चा नहीं दिया जाता कि भाई मैं अपने बच्चों को मिल लूं या कुछ, उसकी बिल्कुल पाबंदी है कि आप बच्चों को नहीं मिल सकती। और आगे बच्चा भी ये कुदरती पैदा हो गया, वो नहीं चाहता था कि मेरा भी कोई बच्चा पैदा हो। तो अब ये पैदा हुई है बच्ची, तो ये इतना तंग कर रहा है और 1.5-2 माह की बच्ची है, इसको दवाई लेके देने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने फिर धमकी दी कि मैं ना मेके चली जाती हूँ अपनी माँ के पास। तो फिर इसने 1000 रुपया दिया है कि इसमें दवाई ले लो, और खुद वो निकल गया है। तो मुझे पूछने लगी कि क्या फीस है डॉक्टर की? मैं कहा 900 रुपया। तो कहती है फिर मैं उसको फीस दे दूंगी तो दवाई किससे लूंगी? तो वो तो 1000 रुपया दे के गया है। तो उसने एक निकाह करके, मैं सोच रही थी कि एक औरत को उसने मुलाजम बना दिया है कि मेरा भी सारा वो लवाजमात पूरे करे, मेरी औलाद के भी करे और मेरे साथ मेरी बीवी को भी संभाले, और इसके बच्चे जो है ना वो रुलते रहे जहाँ जी चाहे। और इसी तरह के बेशुमार मसाले हैं कि औरत बेचारी जो है वो जब उसको तलाक हो जाती है तो ना तो वो काम कोई उसको खास मिलता है कि भाई कहीं घरों में ही काम वो कर सकते हैं जिसमें कितना का मिल जाता है उससे। तो वो ना तो अपने बच्चों की कफालत कर सकती है, ना वो कोई अपने लिए कुछ अच्छा खा पी सकती है, वो तो एक कोलू का बैल बन के रह जाती है। और गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का भी कोई होती है ना कि कोई इन ऐसी औरतों की कोई थोड़ी बहुत मदद की जाए या इनको कोई रिलीफ दिया जाए, वो बात ही कोई नहीं है। वो एहसास प्रोग्राम का कुछ बना था, लेकिन वो भी मुल्की हालात इस तरह के हैं कि वो जिसको पूछते हैं वो कहते हैं जी अभी तक तो कुछ नहीं मिला। पता नहीं मिलता होगा किसी को, लेकिन मेरे नोटिस में नहीं आया कि किसी को कुछ मिला। तो ये हालात हैं इधर के। और औरतें बेचारी जो है इन मसाइल का शिकार हैं। फिर कहते हैं कि औरत जो है ना वो उसको तो सारे हकूक दिए हुए हैं, ये भी कानून है, फलां भी कानून है, कानून ही कानून है, लेकिन उनका नफाज तो नहीं, उनको तो इंसाफ नहीं ना मिल रहा। अच्छा, अब ये बताइए, ये आज भी हमारे माशरे में जिस तरह आपने कहा बट्टे सट्टे की शादी, क्यों नहीं लोगों को अक्ल आई आज तक? नहीं आती इन लोगों को। वजह ये समझते हैं कि वो समझते हैं कि इस तरह ना हम मजबूत रिश्ता बनाएंगे बट्टा सट्टा करके। अगर ये भी है कि जायदाद बाहर ना जाए, जायदाद का भी इशू है ना खराबी बनती है इसमें जायदाद का भी इशू है ना कि बाहर ना जाए। जी हाँ। और फिर ना जायदाद उसको मिलती है ना मेके की तरफ से कि जो उसने जहेज में ज्यादा दिया या कम दिया, जहेज में कुछ मिलता है ना, उसको प्रॉपर्टी में तो हिस्सा नहीं मिलता। हालांकि हिस्सा तो है उसका, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। आगे जाके भी अगर मर्द तलाक दे देता है तो फिर भी वो बिल्कुल फारग है, उसको कोई चीज जो है ना घर की सवाए वो जो जहेज में कुछ लेके आई होती है, जो गुजारा करती है रहती है, तो वो भी खराब ही चीजें इस्तेमाल में आए तो वो चीजें किस काम की रहती हैं? तो उसकी सिर्फ मिल्कियत वो होती है। इसके अलावा खामद की प्रॉपर्टी में खामद की जो कुछ भी उसके पास है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होता। नॉर्मल 1/8 होता है बीवी का हिस्सा, 8वां हिस्सा होता है जो शरी है मेरा ख्याल है मेरा, लेकिन हमारे वहाँ 8वां हिस्सा पता है किस तरह होता है? मैं क्लियर करती हूँ। 8वां हिस्सा उस वक्त होता है जब एक औरत
कि मर्द फौत हो जाता है तो फिर उस औरत बिल्कुल। को 8वां हिस्सा मिलता है। हाँ जी, अगर बिल्कुल। तलाक याफ्ता होता है तो उसको 8वां हिस्सा को नहीं नहीं, मिलता। फिर नहीं मिलता, मगर ये है कि यहाँ यूरोप में तो और चीज़ें चलती हैं। हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में उसको कुछ भी नहीं मिलता, जैसे आती है वैसे ही घर से निकाल देते हैं। और कई जगह से तो ये भी खबरें है कि सामान भी छीन लेते हैं, जेवर छीन लिया, बच्चे छीन लिए, मारा पीटा। और ये मेरा ख्याल है कि जो लोग दावा करते हैं कि हम सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं, जिस तरह अभी आपने बताया कि दाढ़ी थी उसकी और नमाजें पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या वो निशान पड़ा हुआ था माथे मराब पे, पड़ा हुआ था उसके मराब माथे पड़ा पे, हुआ था। और उसने अपने बच्चों को तो हकूक देने के लिए वो रख ली, लेकिन उसके बच्चों की तो कफालत करने का और वो अब जिम्मेदार नहीं आप ना खुद बना। अंदाजा लगाएं, अगर ये बंदा फिर कहीं नमाजों का क्या फायदा है फिर? नहीं, अगर ये बंदा कहीं बाहर नमाज या निकाह या कुछ पढ़ाता जो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता, उसने दूसरों का क्या क्या करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे, अपना ख्याल रखें। थैंक जी शुक्रिया। नाज़रीन, ये हालात है जनाब, आप देख लें। मगर हमारे प्रोग्रामों में बहुत कम लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मौजू होते हैं, कोई बंदा मशवरा किसी को देता है, हम लकीर के फ़कीर आज तक रहे, कोई बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। इसलिए ये टेलीफोन नंबर ऊपर घूम रहा है, इसको आप भी घुमाएं, करें बात हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।